to the patient. एक मिनट फिर से बोलना जरा प्लीज. It is a device to deliver electrical and a given amount of electrical energy to the patient for any medical purpose. ठीक है. It can be biphasic and it can be monophasic. And the energies are selected according to the device you are having. Then इसमें सर जूल्स is the form of energy. नहीं एक सेकंड, अब इसको कहें इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं. अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर होता है एक, और एक होता है पैड्स होते हैं जो कि अप्लाई करते हैं जो डिलीवर करने के लिए, और जो है शूट करने के लिए बटन्स होते हैं. इसके अलावा सर इतनी ज्यादा डिटेल नहीं पता मुझे. नहीं, इसमें कोई कैपेसिटर होता है? जी होता है कैपेसिटर. नहीं सर एग्जैक्टली नहीं पता, पढ़ा है मैंने, दोबारा रिवाइज नहीं किया. अच्छा, एक इसमें ट्रांसफार्मर होता है, एक इसमें कैपेसिटर होता है, और एक इसके अंदर इंडक्टर होता है. इनके कोई आपको कुछ याद आएगा कि क्या 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 इनके फंक्शन होंगे? कैपेसिटर जो है वो जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि स्टोर करके रखता है एनर्जी को. अच्छा देखिए, एक सिंपल वर्ड में, एक सेकंड, जो हम देते हैं, जो मिस्टर बीन नहीं देता, जो नॉर्मली हम देते हैं, मिस्टर बीन तो डायरेक्ट स्विच में लगा देता है. तो जो वैसे जो करंट देना होता है वो कौन सा करंट होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है या अल्टरनेट करंट? अल्टरनेट जो हमारे पास आ रहा होता है वो अल्टरनेट करंट. अल्टरनेट आता है ना, जो हमने देना होता है वो क्या होता है? वो डीसी करंट होता है. वो डीसी होता है. तो एक तो हमें ये ध्यान में पता होगा कि एक होगी जो उसको कन्वर्ट करेगी एसी टू डीसी. ठीक है, ओके. तो वो कौन सी चीज करती है? उसका नाम होता है रेक्टिफायर. ओके. फिर दूसरी एक चीज होती है जो कि स्टोर करेगी. ठीक है, होता है ना, जब हम प्रेस करके तो वो करते हैं, वो कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर देते हैं, और जब बटन प्रेस करते हैं तो वो निकाल देता है. तो जो स्टोर रिलीज करेगा वो क्या चीज होती है? वो कैपेसिटर होता है. कैपेसिटर होता है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो एक चीज है कि जो उसको उसकी मिकदार को बढ़ाएगा या कम करेगा, वो ट्रांसफार्मर होता है. सही. ठीक है, तो ये एक उसकी, मुझे इससे ज्यादा नहीं आता. ठीक है, मैं ये इतना ही, ये नाम भी भूल जाते हैं. ठीक है, और एक चौथी एक और भी चीज होती है, वो होता है इंडक्टर. ठीक है, वो इंडक्टर का काम क्या होता है कि वो थोड़ा सा इस करंट की जो है ना ड्यूरेशन, उसको प्रोलॉन्ग करता है. तो ये चार लफ्ज याद कर लें: कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और इंडक्टर. ठीक. तो उसके अलावा वो आपसे जोल्स पूछ सकते हैं, उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि मोनोफेजिक और बाईफेजिक में क्या फर्क होता है. उसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो है ना कार्डियो वर्जन के अंदर किसके साथ सिंक्रोनाइज होता है. सर प्रिंसिपल पूछ सकते हैं. जी सर प्रिंसिपल पूछ सकते हैं. प्रिंसिपल क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज होता है. व्हीटस्टोन ब्रिज इसका नहीं होता. व्हीटस्टोन ब्रिज तो उसका होता है, वो आर्टीरियल लाइन का है. आर्टीरियल लाइन का होता है. ठीक है, इसका वैसे प्रिंसिपल तो सर यही होगा ना, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसमें देखें, इसके ना एनर्जी को आप वो कर रहे होते हैं, इसका जो होता है ना उसमें वो एनर्जी उसका मतलब बेसिकली चार्ज और उसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होगा इसके अंदर. ठीक है, जी ये किसी ने भेजा है सर. जी शेयर. तो ये कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज डिलीवर्ड एट अ रैपिडली रेट टू द चेस्ट ऑफ द पेशेंट. ये सिंपल अरेंजमेंट इन्वॉल्व डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर एनर्जी थ्रू द पेशेंट ओन रेजिस्टेंस. अच्छा, वही बात है जो हम कह रहे थे. हाँ जी. तो उसके बाद इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं?
बर्न हो, सबसे पहले तो बर्न हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ये सेल्फ एरिथमियास करा सकता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके अलावा और वो जो ACDC में आप आर ऑन टी फिनोमेना, सिंक्रोनाइज अनसिंक्रोनाइज वाला आप बता सकते हैं, आर ऑन टी फिनोमेना कर देगा, बर्न्स कर देगा अगर प्रॉपर वो नहीं है, नहीं प्रॉपर उसमें जेल नहीं लगाया आपने, ठीक है। और उसके बाद जो है कि वो अगर आपने क्लियर नहीं करवाया तो पेशेंट के अलावा स्टाफ को भी इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, स्टाफ को भी लग सकता है। और हाँ, पेशेंट को भी ध्यान देना है कि इधर उधर कोई मेटेलिक चीज ना हो, तो जब शॉक लगता है तो उसको और इंजरी भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद आपसे वो इसी में ही आपसे जो ACLS में जो चीजें हैं ना, ये पैडल का साइज कितना होता है, पैडल का वेट कितना होता है, क्या उसकी हैं चीजें, और उस वक्त क्या ऑक्सीजन बंद करनी होती है, ये सारी चीजें आपसे वो डिफिब्रिलेटर के स्टेशन पे पूछ सकते हैं, ठीक है। सही। तो ये आपको बेसिक साइंसेज की किताब में मिलेगा, ज्यादा बेहतर, ठीक है। ये जो मैं ये जो टॉपिक्स है ना, ये बेसिक साइंसेज की किताब से पढ़े, मास्टर पास है बेसिक साइंसेज की, उसमें से पढ़ लें, या ये फिजिक्स इक्विपमेंट वाली जो बुक है उसमें से पढ़ लें, ठीक है। तो उसमें आपका अच्छा आंसर उसमें आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी से ही मिलती जुलती एक और बकवास चीज है, वो क्या चीज है बोला? वो कोगुलेशन और कटिंग। हाँ जी, डायथर्मी। डायथर्मी क्या होती है? मजे की बात आपको बताऊं, ये दोनों मेरे से पूछे हुए। डायथर्मी एक किसी वाइवे में पूछा था और एक किसी वाइवे में जब पूछा था ना डिफिब्रिलेटर, तो अब तो मैं बड़े मजे से आपको बता रहा हूँ ना, तो मुझे उस वक्त सिर्फ इतना याद था कि ट्रांसफार्मर होता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि करंट स्टोर किस में होता है, तो मैंने उनको कहा कि ट्रांसफार्मर में। तो उन्होंने कहा अच्छा, वो जाहिर बात है गलत बता दिया था। तो उन्होंने कहा डिलीवर कैसे होता है? अब मुझे कुछ पता ही नहीं था ट्रांसफार्मर के अलावा तो एनीवे, हंसी आती है अब इसी टॉपिक को बताते हुए मुझे हंसी आ रही है, लेकिन इट्स एक्चुअली अब हेल ऑफ अ टॉपिक। ये हमारे लिए क्या क्या हमें चीजें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो डायथर्मी का क्या होता है, कैसे वर्क करती है? पहली तो बात जी सर, इलेक्ट्रिकल करंट की हीटिंग को इस्तेमाल करते हुए कोगुलेशन और कटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। दो चीजें होती है इसमें, मोनोपोलर और बाइपोलर। अच्छा, एक मिनट, पहला इसका क्वेश्चन ये है कि इसमें करंट कौन सा होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिव करंट होता है, वेरी गुड। और उसकी जो होती है वो हाई वोल्टेज होता है, लो वोल्टेज होता है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है? ये पता सर ये बाइपोलर उसमें जो है तो अलग अलग होता है ना, जो डायथर्मी तो एक में ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला होता है, एक में लो फ्रीक्वेंसी होती है। नहीं, दोनों में हाई फ्रीक्वेंसी होती है, दोनों में हाई फ्रीक्वेंसी होती है, सिर्फ उसके जो करंट का पैटर्न होता है ना उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या प्रिंसिपल, इसमें कितने टाइप्स की होती है? एक मोनोपोलर और एक बाइपोलर, एक बात हो गई। और इसमें जो फंक्शन होता है वो दो तरह का होता है, एक कोएगुलेशन होता है, कटिंग होता है, ठीक है। तो कोएगुलेशन और कटिंग के अंदर क्या फर्क होता है? सर पॉपुलेशन में बाइपोलर यूज होती है, कटिंग में मोनोपोलर यूज होती है। थोड़ा ऊंचा बोले। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता। नहीं सर, प्रोटीन की कोगुलेशन करा रही है जो है वो कोगुलेशन में, और कटिंग में जो है वो टिश्यू ब्रेक डाउन हो रहा है। नहीं, इसमें ये नहीं होता, करंट के कैरेक्टर में फर्क होता है ना। एक में पता नहीं पल्स वेव फॉर्म होती है, मुझे याद नहीं है जी वो सर वेव फॉर्म है। कटिंग में जो है ना वेव फॉर्म करीब करीब होती है, और मतलब क्या कहते हैं, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल। और जो साइन वेव कोगुलेशन होता है उसमें एक वेव फॉर्म आती है थोड़ा सा दूर दूर, तो वो बनी हुई भी है किताब में।
ये आप बेसिकली वो आपसे डायथर्मी अगर पूछेंगे ना तो पहला वो ही सवाल पूछेंगे कि डायथर्मी का क्या पर्पस होता है, वो कट करता है या कोगुलेट करता है, मोनोपोलर होती है या बाइपोलर होती है। ठीक है, मोनोपोलर में और बाइपोलर का क्या एडवांटेज होते हैं उसमें, वो नहीं उसमें आपको पैड नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, वो दोनों करंट को उसी सर्किट कंप्लीट कर, Patient हाँ, वो plate, अपना sir, एक लिम्ब से सर्किट patient plate दूसरे नहीं लिम्ब लगाते तक हैं। कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो उसके अंदर जो होता है ना, कटिंग के अंदर होता है, मैंने अभी खोल के मैंने चेक किया है, कटिंग के अंदर जो होता है ऑल्टरनेटिव साइन वेव पैटर्न होता है। ठीक है, जबकि कोएगुलेशन के अंदर पल्स्ड साइन वेव पैटर्न होता है, ये याद करना। एक में ऑल्टरनेटिव साइन वेव पैटर्न है और एक में पल्स साइन वेव पैटर्न। ठीक है, ठीक है। ये आवाज कट रही बार बार। जी एक मिनट, ये समझ आ गई बात? सर ये ऑल्टरनेट किस में, कटिंग में होता है? जो है ना ऑल्टरनेट जो है वो कटिंग में है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग साइन वेव पैटर्न जो है वो कटिंग में है और पल्स्ड साइन वेव पैटर्न जो है वो कोएगुलेशन में है। ठीक है, ठीक। और उसके बाद ये कि ये हाई फ्रीक्वेंसी करंट होता है। ठीक है, और उसके क्या क्या हैजर्ड्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बर्न्स हो सकता है, उसके बाद जो है ये क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रिक शॉक लगा सकता है। ठीक है, और उसके बाद इसकी इंफरेंस जो है उसकी किसके साथ होती है? और सर अगर पेस मेकर लगा तो इसकी टी प्रोग्रामिंग हो सकती है, डिसफंक्शनिंग हो सकती है। और इसके अलावा एनेस्थीसिया में कोई प्रॉब्लम होती है डायथर्मी से? एरिथमियास, ईसीजी, एरिथमियास ना सर। ईसीजी के आर्टिफैक्ट सबसे कॉमन है। नुसरत ये नहीं यार, ये एरिथमियास नहीं करती है, इसके अंदर मॉनिटरिंग। सर वो सर अगर किसी का पेस मेकर लगा हुआ है और वो, तो उससे क्या होगा फिर सर, अगर उसका वो डिसफंक्शन? हम नॉर्मल वो तो पेस मेकर तो अलग कहानी हो गई ना। पेस मेकर, आपने पेस मेकर के लिए भी एरिथमियास से बोलना है, बेहतर है पेस मेकर मैल फंक्शन। ठीक है, मैल फंक्शन सर। तो ये बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि इंतहाई मेरी ये वीकेस्ट मेरे पॉइंट्स हैं फिजिक्स के, मुझे इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन इतने ही मेरा ख्याल है कि आपसे वो 5 मिनट के अंदर यही सारी बातें पूछेंगे, क्योंकि ये मेरे से सिनेरियो में पूछा था डायथर्मी, इसी के अंदर सक्शनिंग पूछ सकते हैं, इसी के अंदर स्केवेंजिंग पूछ सकते हैं, इसी के अंदर ह्यूमिडिफिकेशन पूछ सकते हैं, ये एक आपसे वो सिनेरियो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डिफिब्रिलेटर के बारे में अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन नॉलेज है, आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल फिजिक्स जो है ना इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक कोई क्लिनिकल सिनेरियो करते हैं और फिर बाप टाटा बाय बाय करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल सिनेरियो। आयशा, आप आर यू विद अस? आयशा, आवाज आ रही है आपको? सारा आप एक दफा ट्राई करके देखो, शायद आपका। हेलो सर, आ रही है आवाज आपको? जी, अच्छा, एक पेशेंट है, सिजेरियन सेक्शन हो रहा था, अनएंटिसिपेटेड सडन अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया, अनएंटिसिपेटेडली पेशेंट वेंट इनटू पीपीएच। ठीक है, तो what are the possible causes, okay, and what will you do? सर, सबसे पहले तो हम एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन से स्टार्ट करेंगे। अगर सिजेरियन सेक्शन में पेशेंट है, ऑलरेडी मॉनिटरिंग अटैच है, हम 100% FiO2 उसको देंगे, ऑक्सीजन मास्क अटैच करेंगे और लार्ज बोर आईवी ले लेंगे और आईवी फ्लूइड से स्टार्ट करेंगे। और अगर इफ ब्लड, क्योंकि पीपीएच में चली गई है, ड्यूरिंग इंट्रॉप गई है सर, तो हम इसको मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। सिनेरियो को आपने ध्यान से नहीं सुना,
मैं दोबारा बोल देता हूँ, सिजेरियन सेक्शन हो रहा है अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया, ठीक है। सडनली पेशेंट जो है वो स्टार्टेड ब्लीडिंग, ठीक है। तो पीपीएच, उसको पीपीएच ही कहेंगे ना, पोस्टमार्टम हेमरेज ही कहेंगे, ठीक है। तो व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज एंड व्हाट विल यू डू। तो आपने कॉल फॉर हेल्प नहीं बोला, आपने कॉल फॉर हेल्प नहीं। ओके सर, ठीक है सर, कॉल फॉर हेल्प देंगे सर, और लार्ज बोर आईवी लेंगे, और इफ नीड अगर पेशेंट वाइटली अनस्टेबल होगी, हीमोडायनामिकली स्टेबल नहीं होगी, तो हम उसे जीए में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि स्पाइनल केयर से लाइक अगर इफ द पेशेंट इज मेंटेनिंग हीमोडायनामिक्स देन इट्स ऑलराइट, लेकिन वरना हमें इसको जीए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम लार्ज बोर आईवी लेंगे, उस मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल रन करेंगे, ब्लड देंगे 1:1 के रेशियो से, पैक्ड सेल्स, एफएफपीज एंड प्लेटलेट्स भी इफ नीडेड। उसके अलावा एयरवे सर इंट्यूबेट जीए में हमने पॉसिबल कॉजेज क्या हैं? पॉसिबल कॉजेज यूट्राइन एटोनी हो सकती है सर, यूट्राइन इन्वर्जन, और हो सकता है कि इंट्रॉप आपको एक एक्रीटा निकल आए वो, या एक सेकंड देखिए मेरी बात सुने, ये आप से एग्जाम में हो सकता है कि वो आपसे पॉसिबल कॉजेज ना पूछे, ठीक है, वो आपसे कहें कि व्हाट विल यू डू। मैंने ये पॉसिबल कॉजेज पूछ के मैंने आपकी मुश्किल आसान कही है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन आप उस चीज को पिक ही नहीं कर रही, आप ब्लाइंडली शुरू कर रही हैं बगैर टारगेट ओरिएंटेड और बगैर कॉज ओरिएंटेड, ठीक है। तो अगर आपको कॉजेज पता होंगी ना, अब आपके दिमाग में फौरी तौर पे सोची चीजें आ रही हैं, उनको तरतीब दें, और वो कैसे तरतीब होगी, पेशेंट फैक्टर, एनेस्थेटिक फैक्टर और सर्जिकल फैक्टर। तो इसमें हो सकता है कि जो पहले आप ऑब्स्टेट्रिक फैक्टर पहले बता दें, ठीक है, और उसके बाद आप बैक साइड पे चली जाएं, यानी कि उसके बाद आप दूसरे फैक्टर्स की तरफ चली जाएं, लेकिन आप सबसे पहले तो आप यूट्राइन एटोनी बोलेंगी ना, या यूट्राइन एटोनी बोलें। हो सकता है कि पेशेंट को अनडायग्नोज्ड प्लेसेंटा प्रीविया एक्रीटा कुछ भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हो सकता है पेशेंट को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो। जी एग्जैक्टली, कोई ब्लीडिंग को कोई कोगुलेशन डिरेंजमेंट हो, या फिर उसको कोई अंडरलाइन कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि अच्छा, एनेस्थेटिक फैक्टर्स कौन-कौन से होते हैं, हो सकते हैं जिससे ब्लीडिंग हो? डीप एनेस्थीसिया, अच्छा एनेस्थेटिक फैक्टर कौन सा हो सकता है? इनहेलेशन एजेंट भी तो करवाते हैं ना, यूट्राइन, लेकिन ये तो सी सेक्शन चल रहा था, अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया चल रहा था, तो सर हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा हो गई तो वो जो ऊज करना शुरू कर देगा। ठीक है, एक बात हो गई, और अगर हमने वो जो है ना यूट्रोटॉनिक नहीं दिया प्रॉपर, सर कोई ड्रग रिएक्शन ऐसा हो गया, ड्रग रिएक्शन हो गया नहीं, अब आप करीब आ जाओ ना, एक सेकंड, हो सकता है आप उसको वैसे ही ब्लड दे रहे हो और अब उसको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया और अब उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई है, उसको आपने कोई इनएडवर्टेंट कोई गलत मेडिसिन दे दी है, आपने उसको गलती से हेपरिन दे दी है, ठीक है। अब पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो रहा है, हाइपोथर्मिया में ब्लीडिंग होने के ज्यादा चांसेस होते हैं कि नहीं होते? सर कोगुलोपैथी कराता है वो। पेशेंट को फॉर एनी रीजन हाइपरकार्बिया हो रहा है, हाइपरकार्बिया में वेजोडाइलेटेशन होती है और इस तरीके से ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। तो आपने 3-4 कॉजेज इस तरह बताने हैं, ठीक है। पेशेंट को आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए, अगर आपसे वो इस सवाल के अंदर कॉजेज ना भी पूछे तब भी आप अपने दिमाग के अंदर कॉजेज सोचें, हाई प्रायोरिटी वहां का एरिया हाई, और उसके बाद आपने पहले ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं बोला, आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन आप वहां पर सबसे पहले जो चीज सबसे पॉसिबल चीज है वो बताएं। अब अगर नुसरत आपको उसने सिनेरियो में कहा है कि स्पाइनल में हो रहा है तो आप कहेंगे हाँ वो इनहेलेशन से भी होती है, अब ये आंसर अच्छा लगेगा वहां पे? सर तो जो सवाल पूछेगा तो उसके अकॉर्डिंगली जवाब देंगे सर। नुसरत तुम सोचे बगैर आंसर देती हो। नो सर, आपने कहा एनेस्थेटिक रीजन क्या हो सकता है, तो मैंने वैसे कहा इनहेलेशन एजेंट भी यूट्राइन रिलैक्सेशन करवाते हैं इस सिनेरियो के अंदर, लेकिन सर मेरा फर्स्ट आंसर ना होता तो फर्स्ट आंसर नहीं होता ना, तो इसलिए वहां पर पहले तो सोचो फिर जवाब दो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप बाकी सारी चीजें बता दें। आप साथ जब आपने कॉल फॉर हेल्प की है तो आप कॉल फॉर हेल्प के साथ ही बोल सकते हैं कि बिकॉज पेशेंट इज ब्लीडिंग वी माइट नीड टू एक्टिवेट मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल, आप वहीं पे उस टाइम पे ये बोल सकती है, ठीक है। लार्ज बोर आईवी कैनुलास आपने बता दिए, उसके बाद यू विल ट्राई टू सर्च द कॉज, ठीक है,
यू विल डिस्कस विद द सर्जन व्हाट इज द पॉसिबल कॉज। तो अगर वो आपको बताएगा कि भाई ये इसमें यूट्राइन एटोनी है तो आप जो यूट्राइन टॉनिक्स हैं वो करेंगे। ठीक है, आप उनको कहेंगे कि दे मस्ट बी ट्राइंग सम क्या नाम है उसका सर्जिकल मैनूवर्स लाइक ये कि वो उसमें बीलिंच की तरफ जा सकते हैं। आप नहीं कह रहे कि आप बीलिंच लगाएंगे, आप कहेंगे कि वहां पे ऑप्शन ये वो कंसिडर कर सकते हैं, चाहे वो मसाज हो, चाहे वो बीलिंच हो, चाहे वो आगे फिर उसके बाद और कौन कौन से तरीके होते हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के। सर लाइगेशन, इंटरनल इलियक आर्टरी का लाइगेशन कर देते हैं जी, और हिस्टेरेक्टमी कर देंगे अगर, और सर पैकिंग करते हैं सर, सबसे पहले तो पैकिंग करेंगे, नहीं होगा अल्फा फीटो कोई फैक्टर वो भी इंट्रायूट्राइन इंजेक्ट करते हैं ना, क्या वो चीज? भी है सर। वो अल्फा फैक्टर सर उसका मुझे पूरा नाम नहीं आ रहा, वो भी यूट्रस में इंजेक्ट करते हैं जैसे सर हाँ जी, वो भी अल्फा सर फैक्ट। यूट्रोटॉनिक। अब आप मुझे ये बताओ कि वो चीज के जो आपकी टिप्स पे होना चाहिए आप इस तरह बता रही हो। यूट्रोटॉनिक्स सर आपको अब इस तरह वो- या यूट्रोटॉनिक्स नुसरत आपको इस तरह याद होने चाहिए इस वक्त इम्तिहान से सर पहले? नहीं, नहीं, सर ये कोई नहीं। बात नहीं है। PGF2 अल्फा, कीजिए। PGF2 अल्फा तो सर इंट्रामायोमेट्रियल लगाया जाता है या इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है? सर इंट्रायूट्राइन भी सर लगता है, मुझे याद नहीं है सर। प्लीज, नहीं मैं- याद है तो ये ना सर सर, ये इंट्रामस्कुलर ये ना सर सुने सर ये मेरी बात सुनो, ये नाकाबिले माफी जुर्म है, ठीक है? अभी तो सर डिस्कशन चल रही है ना सर, आप करेक्शन कर रहे हैं। हाँ जी, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। इसीलिए तो मैं ये जिसको कहते हैं ना कि ये कबीरा गुनाह है इस टाइम पे ये आंसर, ठीक है? अच्छा सर। अच्छा, तो आपको PGF2 अल्फा, व्हाट आर डिफरेंट यूट्रोटॉनिक्स? सर ऑक्सीटोसिन, बीटा एर्गोमेट्रिन, ऑक्सीटोसिन, एर्गोमेट्रिन और अर्गोमेट्रिन है। एर्गोमेट्रिन और कार्बामेट मिथाइल मेटा का क्या नाम होता है? PGF2 अल्फा, ठीक है, मीजोप्रोस्टोल, ठीक है? और अगर ये केस स्पाइनल के बजाय GA में हो रहा था तो आप उनको कहते हैं कि आप इनहेलेशन को बंद करके यू में शिफ्ट ऑन टीवा, ये उस सूरत में सिर्फ अगर GA में हो रहा हो, ठीक है? अच्छा, आपको सबकी डोजेस पता होनी चाहिए, ऑक्सीटोसिन की क्या डोज होती है, क्या साइड इफेक्ट होता है। ऑक्सीटोसिन 5 यूनिट्स तक बोनस देते हैं, प्रेफरेबली इन्फ्यूजन में देते हैं, वो वॉल्यूम ओवरलोड होता है, ADH लाइक इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है? हाइपोटेंशन होती है, एरिथमियाज हो सकते हैं, ओवरलोड होता है। जो एर्गट है वो उसका वेजोकंस्ट्रिक्टर है, हाइपरटेंशन करवाता है। टेंशन कर सकता है। PGF2 अल्फा जो है वो एस्थमा को एग्रीवेट कर सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है मीजोप्रोस्टोल जो है वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है? उसके बाद जो है ना वो आपके ये हैं आपके यूट्रोटॉनिक्स। आपके जो करेक्टेबल फैक्टर्स हैं वो आप करेंगे, आप उसमें फ्लूइड रिससिटेशन आप बताएंगे, और सारी चीजें अगर फेल हो रही हैं, आपने फ्लूइड भी दे दिया, आपने ब्लड भी दे दिया, आपने थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी का जिक्र कर दें कि आप थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी के जरिए आप उससे एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि किस चीज का सस्पिशन ऑफ पेशेंट गोइंग इनटू DIC हो सकता है। आप ABGs करेंगे, और भी जितने भी करेक्टेबल फैक्टर्स हैं लाइक हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस आपने अवॉइड करना है, ठीक है? और आप उसके बाद जो है एंड पे आपको बता दें नोवो 7, ठीक है, फैक्टर 7, ठीक है? और बाकी जो सर्जिकल फैक्टर जो होंगे वेज, उनके अंदर क्या क्या होंगे सर्जिकल के अंदर, जैसे आपने लाइगेशन बताया है, बीलिन स्यूचर बताया है, उसके बाद जो है ना आपकी हिस्टेरेक्टमी, सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी होगी, और एक एम्बुलाइजेशन है, अगर अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो रेडियोलॉजिकली उसको एम्बुलाइज भी किया जा सकता है, ठीक है? लेकिन जाहिर बात है कि वो आपने सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पे बताना है कि अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी चीजें हो सकती हैं। What is massive transfusion protocol? जी, what is massive transfusion protocol? वैसे 10 मिनट रहेंगे हमें दिया। मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल क्या होता है? खामोशी हो गई है, आवाज नहीं आ रही है सर आ रही है।
हाँ सर, आप बता दो व्हाट इज मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। सर जब तीनों कंपोनेंट ऑफ द ब्लड्स को 1:1 के रेशियो से दें, नहीं नहीं, ये नहीं होता सर सर जब मैसिव ब्लीडिंग होती है तो हम ब्लड बैंक को इन्फॉर्म करते हैं और ओ नेगेटिव ब्लड जो अवेलेबल होता है, जो भी ब्लड अवेलेबल होता है वो लाइक वो अगर सेम ग्रुप अवेलेबल नहीं है तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप का मेक श्योर करते हैं कि वो अवेलेबल हो, और वरना तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं देखिए वो आपका आंसर ये शो कर रहा है कि आपने ये नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। लेकिन मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल क्योंकि ट्रॉमा में भी आ सकता है, मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल आपकी ऑब्स्टेट्रिक्स में भी आ सकता है, तो प्लीज इसको प्रॉपरली पढ़ लें। मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल ये कि एक सेट एक होता है कि जब पेशेंट बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा हो तो अनक्रॉस मैच ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, उसका एक सेट होता है जो हॉस्पिटल की अपनी पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ होता है, एंड देयर इज अ स्पेसिफिक नंबर। हॉस्पिटल के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है, वो फौरन एक्टिवेट कर देते हैं, इसको कहा जाता है एक्टिवेट मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। तो वो इमीडिएटली वो अनक्रॉस मैच ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें एफएफपीज हो सकते हैं, प्लेटलेट्स हो सकते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट वेज होते हैं वो उसमें, तो आपका ये इसका पर्पस होता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपने अभी बोल रहे थे ना यासीन, वो आप हीमोस्टैटिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन बता रहे थे, क्योंकि यूजुअली ये आइसोवोलेमिक ब्लड लॉस होता है, ठीक है। और अदरवाइज इस पेशेंट के अंदर जो ब्लड प्रोडक्ट्स कोई और आमतौर पे नहीं होती ऐसी कंडीशन ना, तो आप डायरेक्टली, क्योंकि इसलिए आपको उसमें आपको असूलन जो है वो 1:1:1, लेकिन ये फिक्स रूल नहीं है। आप उसके अंदर यही कह सकते हैं कि इफ यू हैव थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी सो इट इज बेटर टू डू थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी एंड ट्रांसफ्यूज अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आपसे यहीं पर ये आपसे वो अगला सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट आर हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वो तो सर हाइपोथर्मिया हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकते हैं, जो है देखो तो डीआईसी हो सकता है, डीआईसी जी सर, करेक्ट योरसेल्फ, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया। एक सेकंड सर हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोथर्मिया। एक सेकंड खुदा के लिए रुक जाओ सर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? मैं बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। बात ये है कि इमीडिएटली जो चीज हो सकती है वो पहले बताओ, इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, ब्लड रिएक्शन, वो ब्लड रिएक्शन सर, वायरस हाथ हिलाता हुआ जाएगा कि हेलो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। जो ब्लड रिएक्शन, वो ब्लड रिएक्शन हो सकता है, इमीडिएट वॉल्यूम ओवरलोड हो सकता है, इमीडिएट जो हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैल्सीमिया के इफेक्ट फौरी तौर पे हो सकते हैं, ठीक है। एसिडोसिस फौरी तौर पे हो सकता है। जो फौरन जो चीजें हो रही हैं पहले वो बताओ, फिर उसके बाद जो बाद में होनी है चीजें वो बताओ। माइनर टू मेजर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, वॉल्यूम ओवरलोड, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। तो ये तरतीब से बताओ तो भूलेगा नहीं, तरतीब से बताओगी तो भूलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और इसमें आपसे वो क्या सवाल, हाँ, एनीथिंग एल्स वुड यू लाइक टू गिव, कोई और ऐसी दवाई है जो दे सकते हैं सर? ट्रांज़ेनेमिक एसिड, एंटीफिब्रिल, ठीक है, आपने एंटीफिब्रिलोनेटिक आप दे सकते हैं ट्रांज़ेनेमिक एसिड, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कोई और केस होगा तो उसके अंदर आप डिफरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज, ये नॉट हेयर, लेकिन जो दूसरी जगहों पे है वो पोजिशनल स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया हो सकता है, टॉर्निके हो सकता है, ये अदर देन दैट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजों का इतना ज्यादा रोल नहीं है। हाइपोथर्मिया आप जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये है सारी कहानी। ये टॉपिक छोटा सा है, यही पूछा जाएगा और आपको वहां पर अल्फा नहीं बोलना है, वहां पर आपको ये टिप्स पे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसकी कितनी डोज है, ये इसमें कोई माफी नहीं है। यूट्राइन टोनिक्स, यूट्राइन टोकोलिटिक्स, ठीक है। और उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल को किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं कि क्या इसमें मैनेजमेंट होगी, लार्ज बोर काइनोलाज, इसके साथ आप रैपिड इन्फ्यूजर सिस्टम का भी नाम बोलें, इफ पॉसिबल रैपिड इन्फ्यूजर सिस्टम या प्रेशर बैग्स के जरिए, ठीक है। उसके बाद आप अगर अवेलेबिलिटी है, लॉजिस्टिक्स है, अगर है ऐसी सिचुएशन के अंदर सेल सेवर का भी रोल होगा, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें बता देनी है कि सेल सेवर लगाएं, रैपिड इन्फ्यूजर सिस्टम लगाएं और ब्लड वार्मिंग डिवाइसेस, ठीक है। रैपिड के साथ जहां पे भी होगा वहां पे आपने वो उन फैक्टर्स को अवॉइड करना है कि जिससे मजीद ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। एनी क्वेश्चन प्लीज?
अच्छा सर, इसमें जैसे हाइपोकैल्सीमिया करवाता है तो इस पे कोई फिक्स प्रोटोकॉल है कि हम कितने बैग ट्रांसफ्यूजन के बाद जो है तो नहीं, इसका कोई फिक्स कितना वो प्रोटोकॉल नहीं कैल्शियम है। देंगे? अगर आप रैपिडली दे रहे हैं तो आपको फौरन देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसका बेहतर आंसर ये है कि आप एबीजीज करें और अनाइस कैल्शियम को लेवल को देखें और उससे आप उसको करें, ठीक है। इट इज बेटर टू गिव रादर देन नॉट गिव, ठीक है। यूजुअली जो कॉमनली कहा जाता है वो 2 यूनिट्स के बाद होता है, लेकिन बेसिकली उनसे कहें कि यू कैन गिव इवन बिफोर इफ यू आर सस्पेक्टिंग, ठीक है। अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रही है तो आप दे सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि आप उसको एबीजीज, देखो इससे ज्यादा वो आपसे नहीं पूछेंगे, आप कह देंगे कि हम कंसिडर करेंगे 2 यूनिट्स के बाद, और वैसे ही है कि हम एबीजीज करके लेवल देख सकते हैं, ठीक है। और ये स्टोर ब्लड में ज्यादा चांसेस होंगे, अगर पुराना ब्लड है, अगर बिल्कुल फ्रेशली विड्रॉन ब्लड है तो उसमें रिलेटिवली कम चांसेस होंगे, ठीक है। ठीक है भाई, आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे एंड एनफ फॉर नाउ। कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो पूछें प्लीज, और अल्लाह के वास्ते जो वाइवे वाले हैं वो अपने दिमाग को एक्टिव रखें, रिकॉर्डिंग सुन लिया करें, जो जूनियर्स हैं वो सवाल पूछा करें, ठीक है। निगत, आपका जो क्वेश्चन था उसका मैं आंसर जल्दी से दे देता हूँ, वैसे तो कई दफा डिस्कशन हो चुकी है। जो टॉपिक्स हैं वो आपको उनकी तरतीब बनाने का तरीका ये है कि आप एक यूनिट को देखें, उसके आप आर्टिकल्स का फोल्डर खोलें, उसके अंदर जितने आर्टिकल्स हैं उसके अंदर से आप टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार मैंने उसको समराइज किया हुआ है टॉपिक वाइज क्वेश्चन के फोल्डर में, मुख्तलिफ टॉपिक्स को मैंने समराइज किया हुआ है, और ये एक्चुअली इट्स एन एंडलेस थिंग। अगर आपको कोई ये कहे कि कोई मैं बता दूं कि आपको हेडिंग बना के कि एफसीपीएस रिटन एग्जामिनेशन के टॉपिक्स या एमसीपीएस रिटन एग्जामिनेशन के टॉपिक, तो इस तरह नहीं है। आप एमसीक्यू पढ़ेंगे, आपको एमसीक्यू के अंदर से जो जो पॉइंट्स आपको मिलते जाते हैं आप उनको एक्सप्लोर करते जाएं, आपके टॉपिक्स मिलते जाएंगे, ठीक है। अगर अगर आपको बहुत ज्यादा पिन पॉइंट करके या कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करोगी तो देयर इज नो शॉर्टकट टू ग्लोरी। याद रखें बात, जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये कोई इतना ऑर्डिनरी डिग्री नहीं है या इतना ऑर्डिनरी एग्जाम नहीं है कि आपको ये बगैर मेहनत किए हुए मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो एमसीक्यूज बेस पे जो लोग इम्तहान पास करने की कोशिश करते हैं, अगर वो एमसीक्यूज पास भी कर लेंगे तो वो वाइवे में फंस जाएंगे। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, ये बात बहुत कम चांसेस हैं कि वो इस सिस्टम के अंदर इतने ज्यादा हिकअप्स हैं कि कहीं ना कहीं बंदा जाके फंस जाएगा, ठीक है। तो ये ज़हन में रखें, इसलिए वंस फॉर ऑल, और टॉपिक क्वेश्चन सिर्फ ये आप जहन में रखें कि वाइवे की प्रिपरेशन जो बंदा करता है और वाइवे बेस्ड अगर अपनी रिटर्न की तैयारी करता है तो उसका कभी रिटर्न भी फेल नहीं होता। और अगर कोई आइसोलेट करके करता है कि अच्छा ये तो वाइवा के क्वेश्चन हैं और ये वाइवा की डिस्कशन है और ये वाइवा का सिनेरियो है, तो वो फिर फंस सकता है, ठीक है। एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम।